Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. इस वीडियो में आप जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है. So there are two major types of immunity known as innate और natural और non-specific and दूसरी होती है acquired और adaptive. तो यहाँ पे इनेट और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे को मिलती है. ठीक है, बाय बर्थ ही हमारे पास ये इम्यूनिटी अवेलेबल होती है टू फाइट विद द इन्फेक्शन. एंड जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है. ठीक है, तो जो इनेट है वो नेचुरल है और जो अक्वायर्ड है वो अडेप्टिव है. सो अब हम बात करने वाले हैं इनेट और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की. तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स. मतलब जिस इंसान के अंदर इनेट इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी उसको अपने पेरेंट्स से मिलती है. ओके, और ये इम्यूनिटी लॉन्ग लाइफ काम करती है, पूरे लाइफ स्पैन में ये एक्टिव रहती है फ्रॉम द बर्थ टू डेथ. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हैव इनेट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिस्टेम्पर, अ फेटल डिजीज ऑफ डॉग. सो जो डिस्टेम्पर है ये एक फेटल डिजीज़ है डॉग्स की और ये वायरस के कारण होती है, लेकिन ये डिजीज़ ह्यूमन में स्प्रेड नहीं होती क्योंकि ह्यूमन में इनेट इम्यूनिटी ऑलरेडी पेरेंट्स से अवेलेबल होती है, जिसके कारण ये डिजीज़ जो डिस्टेम्पर है ये ह्यूमन को नहीं होती. ठीक है, सो ये हो गया इनेट इम्यूनिटी होती क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है. अब आगे हम बात करते हैं कि नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है. नॉन स्पेसिफिक मीन्स दैट इट लैक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर. इन्वेडर मतलब कौन सा पैथोजन हमारे अंदर जा रहा है, ये हर पैथोजन को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करती. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज वेल डन बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी. मतलब जैसे ही कि बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो पार्टिकल कोई भी हो, नॉन स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है हमारी, जो इनेट इम्यूनिटी है, उसने अपना काम सेम तरीके से करना होता है. सो इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स. हमारी बॉडी में 4 तरह के बैरियर की बनी होती है इनेट इम्यूनिटी. और वो 4 तरह के जो बैरियर होते हैं वो होते हैं, पहले फिजिकल, दूसरे फिजियोलॉजिकल, तीसरे सेलुलर एंड चौथे साइटोकाइन बैरियर. सो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर की. दे आर मैकेनिकल बैरियर टू मैनी माइक्रोबियल पैथोजन. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. मतलब जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है तो स्किन हमारी चमड़ी और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि वो पैथोजन हमारे अंदर एंटर ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर. सो स्किन इज फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी. इट इज आउटर टफ लेयर and it is called stratum corneum that prevent the entry of bacteria or virus in the body. मतलब जो स्किन की सबसे बाहर की लेयर है वो काफ़ी हार्ड होती है, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम नाम से बोला जाता है. तो ये लेयर प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया और वायरस की एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस सेक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. म्यूकस एक चिपचिपा सबस्टांस होता है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उसको इमोबिलाइज करता है. इमोबिलाइज की मतलब वो पैथोजन अगर एंटर एक बार होता भी है तो आगे मूव नहीं करेगा, बॉडी में डीप ऑर्गन में नहीं जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल कैन एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग विच आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस. मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई जो हमारी श्वास प्रणाली है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसके अंदर एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल एंटर करता है तो ये म्यूकस उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. देन सिलिया स्वीप द म्यूकस लोडेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द फेरिंक्स. जो सिलिया होते हैं ट्रेकिया के अंदर, मतलब हमारी जो विंड पाइप होती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसके अंदर होता है सिलिया. वो सिलिया इन डस्ट पार्टिकल्स वाले म्यूकस को गले की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं. फ्रॉम द फेरिंक्स इट इज थ्रोन आउट और स्वेलोड फॉर द एलिमिनेशन विद फिकस. मतलब या तो हम बाहर निकाल देंगे या फिर आगे स्वेलो कर जाते हैं. अगर स्वेलो करते हैं तो वो फीसस के थ्रू निकलता है, मतलब वेस्ट मैटर के थ्रू.
ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन secrete सर्टेन केमिकल्स। मतलब हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों मिलकर कुछ केमिकल secrete करते हैं बॉडी के अंदर, विच डिस्पोज ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। मतलब वो केमिकल पैथोजन को, मतलब हमें जो बीमारी करते हैं कोई भी जो ऑर्गेनिज्म, तो उनको ये मार देंगे। बॉडी टेम्परेचर, pH of the body fluids and various body secretion prevent the growth of many disease causing microorganism। मतलब हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड है उसकी pH क्या है, और ये दोनों मतलब टेम्परेचर और pH ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में से हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, जैसे अगर हम बात करें हमें फीवर हो जाता है, तो फीवर भी हमारे फायदे के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही फीवर होता है उसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फेक्शन हो चुकी थी, तो पायरोजन जो सब्सटेंस होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं, तो उस हीट के थ्रू बैक्टीरिया वायरस को मारना बॉडी का एक एम होता है, तभी हमें फीवर होता है। सो वो हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। So some of the important examples of physiological barriers are as follows। नंबर 1 है एसिड ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर HCl नाम का एसिड होता है, ओके, जिसकी pH है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है 1.8। सो इट किल्स मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के थ्रू हम इंजेस्ट कर लेते हैं, तो जो पेट के अंदर एसिड है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। फिर है बाइल डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाइल हमारे अंदर पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, बाइल जूसेस होते हैं जो कि लिवर से निकलते हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, पित्ते में। ठीक है, तो ये भी सेम काम करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देते हमारी बॉडी में। सिमिलरली हमारे कान के अंदर जो ईयर वैक्स होती है उसको बोलते हैं सेरुमन, दैट ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स, किल्स बैक्टीरिया एंड रिपेल द इंसेक्ट। तो हमारे कान में से अगर इंसेक्ट वगैरह जाने की कोशिश करते हैं तो उसको बाहर निकाल देती है ईयर वैक्स, साथ में ये बैक्टीरिया को और डस्ट पार्टिकल को भी कान के थ्रू अंदर जाने से जो है एक तरह का बैरियर का काम करती है। देन नेक्स्ट एग्जांपल आती है लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स called lysosomes। okay, so lysozyme is present in the saliva and tissue fluid and in almost all secretions except in CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को छोड़कर बाकी बॉडी के सभी फ्लूइड में लाइसोजाइम अवेलेबल है। स्वेट में भी अवेलेबल है, यूरिन में भी अवेलेबल है। लाइसोजाइम इज इन गुड क्वांटिटी इन टीयर्स फ्रॉम द आइज। जो आंखों में टीयर्स होते हैं हमारे, तो उसमें भी लाइसोजाइम बहुत मात्रा में होते हैं, एंड वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया के सेल को डिसॉल्व कर देते हैं, उसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं। सो बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नेजल हेयर। नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसको नेजल हेयर बोलते हैं। दे फिल्टर आउट माइक्रोब्स। ये भी माइक्रोब्स को पहले ही फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं और साथ में डस्ट को। नेक्स्ट आता है यूरिन। तो यूरिन जो होता है वो भी माइक्रोब्स को वॉश कर देता है फ्रॉम द यूरिथ्रा। ओके, सो नेक्स्ट है वेजाइनल सिक्रेशन इन द फीमेल। इट इज स्लाइटली एसिडिक। जो वेजाइना की सिक्रेशन होती है फीमेल में वो एसिडिक pH वाली होती है, एंड वो भी डिस्करेज करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, एंड फ्लश द माइक्रोब्स आउट ऑफ वेजाइना। मतलब अगर माइक्रोब वेजाइना के थ्रू एंटर होने की कोशिश करता है तो जो वेजाइनल pH होगी उसकी, जो मतलब एसिडिक pH होगी वेजाइना की, तो वो भी माइक्रोब्स को फ्लश आउट कर देगी, मतलब बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीबम, स्वेट। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव एसिड फिल्म ओवर द स्किन। जो स्वेट होता है हमारा, तो वो पूरी स्किन के ऊपर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, और वो लेयर इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ मैनी माइक्रोब्स। मतलब जो स्किन के ऊपर माइक्रोब्स होंगे तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, मतलब रोकेगी। अब आता है हमारा सेलुलर बैरियर। दीज आर सर्टेन वाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब WBCs। तो WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स कलरलेस, साइट मीन्स सेल। ओके, और उसके बाद आते हैं मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लामेशन, फीवर, antimicrobial substances। all these are cellular barriers that prevent the entry of pathogen into the body। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्टन ल्यूकोसाइट्स की। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs। ओके,
एंड दीज आर द मेजर फेगोसिटिक ल्यूकोसाइट। फेगोसिटिक मतलब ये फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते ही एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये न्यूट्रोफिल की टाइप है, इसको बोलते हैं PMNL न्यूट्रोफिल। तो PMNL का मीनिंग हो गया पॉली, M से मॉर्फो, N से न्यूक्लियर, L से ल्यूकोसाइट। ओके, एज दे हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मतलब जो PMNL न्यूट्रोफिल है ये मल्टी लोब्ड होते हैं, मतलब इसमें पार्टीशंस होती हैं। दे आर नॉर्मली कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मल्टी लोब होने के कारण ही हम इसको PMNL बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, कुछ ही दिनों का होता है। एंड दीज आर हाईली मोटाइल फेगोसिटिक किलर, मतलब ये बॉडी में बहुत फास्ट मूव करते रहते हैं थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और फेगोसिटिक होते हैं, मतलब कोई भी पैथोजन जब एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो ये उसको एनगल्फ कर लेंगे और उसको मार देंगे। ओके, न्यूट्रोफिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम सेल। न्यूट्रोफिल बनते कहाँ से हैं? हमारी बॉडी में स्टेम सेल होते हैं, तो स्टेम सेल से ये बनते हैं, और दीज स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट, मतलब जितने भी WBC हमारे अंदर हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल होते हैं। दे डाई आफ्टर अ फ्यू डेज एंड मस्ट देयर फॉर बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, मतलब ये नए बनते रहते हैं और पुराने जो है वो मर जाते हैं। न्यूट्रोफिल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 75% ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन, मतलब जितने टोटल हमारे अंदर WBC होते हैं उसका 40 से लेकर 75% जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ न्यूट्रोफिल का होता है। ओके, सो आगे आता है हमारा दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट होता है, सबसे बड़ा WBC होता है। एंड समवट अमीबॉइड इसकी शेप होती है। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। क्लियर साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, एंड जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप होता है। बीन शेप मतलब किडनी बीन की तरह इसकी अपीयरेंस दिखती है। मोनोसाइट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2 to 10% ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट। तो न्यूट्रोफिल के बाद में आता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट की जो मात्रा है वो है 2 से लेकर 10% टोटल ब्लड में, टोटल जितने भी ल्यूकोसाइट होते हैं। दे आर मोटाइल, ये भी मूव करते हैं, एंड फेगोसिटिक होते हैं, एंड एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, मतलब अपने अंदर निगल लेते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की, सो मोनोसाइट्स हैव लाइफ स्पैन अबाउट 10 to 20 आवर्स ओनली, मतलब एक दिन से भी कम है, 10 से लेकर 20 घंटे का ही इसका लाइफ स्पैन है। जनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग द टिश्यू स्पेसेस, मतलब ये मैक्रोफेज में तब चेंज होते हैं जब ये टिश्यू स्पेस के अंदर एंटर करते हैं ब्लड में से। ठीक है, तो वहाँ पे ये पैथोजन को एनगल्फ करके उसको मारते हैं। देन आता है मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, जो मोनोसाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है मतलब मैक्रोफेज में। ठीक है, और ये 8 घंटे के लिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है मूव करता है। डूरिंग विच टाइम दे एनलार्ज एंड देन माइग्रेट इनटू टिश्यू, मतलब उसके बाद ये टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। देन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टिश्यू मैक्रोफेजेस, मतलब अलग अलग टिश्यू में ये मैक्रोफेजेस का रोल प्ले करते हैं। मैक्रोफेजेस आर लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, एंड आर हाईली मोटाइल फेगोसाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मोनोसाइट ब्लड में था तब उसका लाइफ स्पैन बहुत कम था, लेकिन जैसे ये टिश्यू स्पेस में एंटर कर जाता है तो वहाँ पे ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होकर जाता है, और मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते इसका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है मैक्रोफेज का। ठीक है, मतलब मोनोसाइट का, और ये हाईली मोटाइल फेगोसाइट होते हैं। मैक्रोफेज कंटेन मोर सेल ऑर्गेनेली स्पेशली लाइसोसोम, मतलब मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोम होते हैं, और लाइसोसोम का ही मेन रोल होता है टू ब्रेक द बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। मैक्रोफेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, सम टेक अप रेजिडेंस इन द पर्टिकुलर टिश्यू बिकमिंग फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, मतलब जो एक ही टिश्यू में रहते हैं उसको बोलेंगे फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, और दूसरे होते हैं मोटाइल जो कि मूव करते रहते हैं एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में
ठीक है, आर कॉल्ड वांडरिंग मैक्रोफेजेस। वांडरिंग मतलब वो घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं पूरी बॉडी में। वांडरिंग मैक्रोफेजेस मूव बाय अमीबॉइड मूवमेंट। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोफेजेस का मूवमेंट किस तरह का होता है तो आपने बोलना है अमीबॉइड, अमीबा की तरह ये मूव करते हैं। फिक्स मैक्रोफेजेस सर्व डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट टिश्यू। मतलब जो फिक्स होते हैं वो हर टिश्यू में अलग अलग काम करते हैं। एंड नेम्ड टू रिफ्लेक्ट देयर टिश्यू लोकेशन। मतलब इनका नेम भी ऐसे ही होता है कि वो किस टिश्यू में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली उनका नेम होगा। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले है पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज। तो कॉमन है कि ये पल्मोनरी का मीनिंग लंग्स होता है, तो इसकी जो लोकेशन होगी वो लंग्स के अंदर होगी, राइट। सिमिलरली दूसरा आता है हिस्टियोसाइट। तो हिस्टियो का मतलब टिश्यू होता है, तो ये मैक्रोफेज कहाँ पे होंगे, ये होंगे इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे ब्लड है हमारा वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो सिमिलरली कोलाजन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो इनके अंदर होंगे हिस्टियोसाइट। कुफर सेल्स ये होते हैं लिवर के अंदर। ग्लोमेरुलर मिजेंजियल सेल्स ये होते हैं किडनी के अंदर। ग्लोमेरुलर इज अ पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन में होंगे क्योंकि माइक्रोग्लिया जो है वो ब्रेन का पार्ट है। और उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट होंगे बोन में। ऑस्टियोक्लास्ट बोन का सेल होता है, ओके। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स। बिसाइड्स द फेगोसाइट्स देयर आर नेचुरल किलर सेल्स इन द बॉडी विच आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। मतलब जो नेचुरल किलर सेल है ये भी सेलुलर बैरियर का पार्ट है और ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर और ये टाइप होती है लिम्फोसाइट्स की, ओके। और नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। साथ में ये नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड के अंदर और रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो एक बोन के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि आरबीसी बनाता है। एनके सेल्स कॉज सेलुलर डिस्ट्रक्शन इन एट लीस्ट टू वेज। मतलब दो तरीके से ये काम करते हैं एनके सेल। एनके सेल प्रोड्यूसेस परफोरिन। परफोरिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, which are chemical that when inserted into plasma membrane of microbe make so weak that cytolysis occur। मतलब परफोरिन जो प्रोटीन्स ये सिक्रीट करते हैं एनके सेल, ये प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब पैथोजन जो भी हमें बीमारी करने के लिए एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो ये उस पैथोजन को तोड़ देते हैं। साइटोलिसिस का मतलब उसके सेल को तोड़ देना, ओके। मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो पैथोजन है वो खत्म हो जाएगा। दीज पोर अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द टारगेट सेल। मतलब जो पैथोजन का सेल होगा उसके अंदर वाटर एंटर हो जाएगा और पैथोजन का सेल जो है वो स्वेल होके बर्स्ट कर जाएगा, ओके। उसके बाद क्या होता है, सेलुलर रिमेन्स आर ईटन बाय फेगोसाइट। मतलब जो पैथोजन का सेल बचेगा बॉडी के अंदर तो उसको जो है फेगोसाइट अपने अंदर निगल लेंगे। अब दूसरा तरीका है, अनदर फंक्शन ऑफ एनके सेल इज एप्टोसिस। एप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ विच मीन्स नेचुरल सेल डेथ। इट अकर नेचुरली एज द पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिन्यूअल ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब हर सेल का एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जैसे ही सेल का अपना जो रोल है वो बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है तो सेल नेचुरली डाई हो जाता है। तो ये काम भी नेचुरल किलर सेल के द्वारा किया जाता है। दस फंक्शन ऑफ एनके सेल्स आर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर पैथोजन बाय साइटोलिसिस एंड एप्टोसिस। ये दो प्रोसेस के थ्रू एनके सेल काम करते हैं। एंड एनके सेल कॉन्स्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट। मतलब बॉडी के अंदर जो भी लिम्फोसाइट सर्कुलेट करते हैं पेरिफेरी में, तो नेचुरल किलर सेल का प्रपोर्शन उन लिम्फोसाइट के अंदर 5 से लेकर 10% होता है ह्यूमन में। अब आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स, 20 प्रोटीन का बना होता है ये। मैनी ऑफ विच आर एंजाइम प्रिकर्सर। मतलब इनसे ही एंजाइम बनते हैं तभी इसको प्रिकर्सर बोलते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। और ये 20 प्रोटीन लिवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सीरम ऑफ द ब्लड।
ठीक है। जो सीरम होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड में से जब प्लाज्मा और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो उसको हम सीरम बोलते हैं। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, दे आर फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, मतलब जो कंप्लीमेंट सिस्टम की 20 प्रोटीन्स हैं ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं। अब आता कि इनका नेम कंप्लीमेंट सिस्टम क्यों पड़ा। दे वर नेम्ड कंप्लीमेंट बाय अकर्लिक, अकर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने इनको नेम दिया कॉम्प्लीमेंट बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के जो बाकी मेथड है उनको ये कॉम्प्लीमेंट करती है ये प्रोटीन्स, तभी इसका नेम पड़ गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किस में करना है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। देन ज्यूल्स बॉडेट इज द डिस्कवर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब ज्यूल्स बॉडेट जो है उसने डिस्कवर किया था इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, नेम दिया अकार्लिक ने और डिस्कवर किया ज्यूल्स बॉडेट ने। नाउ दिस इज द इमेज शोइंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। तो आप देख पा रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो पैथोजन की मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर क्रिएट कर रही हैं और उस पोर के थ्रू जो फ्लूइड है वो इन रश हो रहा है, मतलब अंदर जा रहा है पैथोजन के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो पैथोजन का सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा और उसके बाद बर्स्ट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जो इसके डैब्रीज बचेंगे तो उस डैब्रीज को जो फेगोसाइट होंगे वो इसको अपने अंदर निगल लेंगे। ठीक है, तो यह है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के काम करने का तरीका। सो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्रिएट पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब, मतलब पैथोजन, and water enter the microbe, then the cell of microbe burst and die. The protein of complement system destroy the microbes by number 1 cytolysis, number 2 inflammation and number 3 phagocytosis। तो ये तीन तरीके हैं complement system के काम करने के। These proteins also prevent excessive damage to the host tissue, मतलब जिसके अंदर पैथोजन है उसके टिश्यू को नुकसान नहीं करता ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। सो अब हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द टिश्यू डैमेज, मतलब जैसे ही कोई माइक्रोब इन्वेड करेगा बॉडी के अंदर तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसको इन्फ्लामेशन बोलेंगे। द कंडीशन दैट मे प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन आर पैथोजन, मतलब अगर हमारे को कोई इन्फ्लामेशन होती है उसका मतलब कि हमारे अंदर कोई या तो पैथोजन गया है या फिर अब्रेजन हुई है। अब्रेजन मतलब कोई रगड़ लग जाती है बॉडी के ऊपर, स्क्रैपिंग ऑफ हो जाती है स्किन की, या फिर कोई केमिकल की इरिटेशन, या फिर कोई डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल, मतलब बॉडी के सेल के अंदर कोई डिस्टॉर्शन हुई है। ओके, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होने से भी इन्फ्लामेशन की तरह जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी करती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि साइन सिम्टम क्या होते हैं इसके इन्फ्लामेशन के। तो इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला था रेडनेस, कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वो हमारा पार्ट जो स्किन का होता है वो रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, साथ में उसमें पेन होती है, गर्म हो जाता है, वो हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लामेशन कैन ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ फंक्शन इन द इंजर्ड एरिया, मतलब जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है वो पार्ट अपना काम करना छोड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइट एंड एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, कि वो साइट कौन सी है और इंजरी कितनी सीवियर है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लामेशन के जो है प्रभाव पड़ते हैं ऑर्गन के ऊपर। इन्फ्लामेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज माइक्रोब, मतलब इन्फ्लामेशन भी फायदे के लिए होती है बॉडी के। ठीक है, बॉडी अपने आप को खुद डिफेंड करती है बाय इन्फ्लामेशन। ओके, तो वो कोशिश करती है माइक्रोब से बचने की, टॉक्सिन से बचने की, या फिर किसी भी और फॉरेन मटेरियल से बचने की। ओके, और ये क्या करती क्या है, इन्फ्लामेशन प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दस इट हेल्प्स टू रीस्टोर द टिश्यू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि टिश्यू अपनी जो ओरिजिनल जो स्थिति होती है उसकी, उसको मेंटेन कर पाए तो उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन अपना रोल प्ले करती है बॉडी के टिश्यू को होम्योस्टेसिस में रखने के लिए। सो अब हम बात करेंगे कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो आता कैसे है। ब्रोकन मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामाइन, बॉडी के अंदर जिस पार्ट में इन्फ्लामेशन होती है उस पार्ट में जो मास्ट सेल होते हैं वो मास्ट सेल
क्या करते हैं, हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन की 5 टाइप्स होते हैं बॉडी के अंदर, H1, H2, H3, H4, H5, ओके। एंड दीज हिस्टामाइंस कॉज डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, और साथ में स्मॉल ब्लड वेसल्स को भी ये डायलेट करती हैं। एज ए रिजल्ट मोर ब्लड फ्लो टू द एरिया, मतलब जो इन्फ्लामेशन वाला एरिया है जहाँ पे पैथोजन ने इन्वेड किया है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाएगी, जिसके कारण वो पार्ट रेड हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ओके। एंड फ्लूइड टेक आउट इनटू द टिश्यू स्पेसेस कॉजिंग इट्स स्वेलिंग, मतलब वो वाला पार्ट जो है उसके अंदर फ्लूइड अकामुलेट होने से स्वेलिंग हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब बात करेंगे फीवर की। फीवर में बी ब्राउट अबाउट बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, मतलब किसी पैथोजन की टॉक्सिन हमारे अंदर जब अकामुलेट होती है तो हमें फीवर होता है, ओके। एंड अ प्रोटीन कॉल्ड एंडोजिनस पायरोजन, मतलब हमारे अंदर प्रोटीन होती है जिसको पायरोजन बोलते हैं, तो वो भी हीट जनरेट करती है। वो कैसे करती है, बाय रिलीजिंग मैक्रोफेजेस। व्हेन एनफ पायरोजन रीच द ब्रेन द बॉडीज थर्मोस्टैट इज रीसेट, मतलब ये पायरोजन ब्रेन के अंदर जब पहुंचते हैं तो जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला पॉइंट है ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं थर्मोस्टैट, वो रीसेट हो जाता है हायर टेम्परेचर पे, और उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमें फीवर हो जाएगा। तो ये फीवर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए होता है हमें। सो माइल्ड फीवर स्ट्रेंथन द डिफेंस मैकेनिज्म बाय एक्टिवेटिंग द फेगोसाइट्स एंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, मतलब फीवर हमारे बेनिफिट के लिए होता है। करता क्या है ये फीवर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ज़्यादा फेगोसाइट रिलीज होते हैं और माइक्रोब को रोकते हैं ग्रो करने से। एट वेरी हाई टेम्परेचर मे प्रूव डेंजरस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो डेंजरस भी हो सकता है। सो इट मस्ट बी क्विकली ब्राउट डाउन बाय गिविंग एंटीपायरेटिक्स, जैसे हम लेते हैं पैरासीटामोल, जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में क्रोसिन, ओके। अब आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल्स, इसको साइटोकाइन बोलते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंड स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं डिफरेंशिएशन को, प्रोलिफरेशन को और फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स को, मतलब इम्यून सेल को डिफरेंशिएट करना या फिर उसको मल्टीप्लाई करना, उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं, या उसके फंक्शन को, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को इनहिबिट करना या स्टिमुलेट करना, ये काम होता है साइटोकाइन बैरियर का। द साइटोकाइंस आर इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल कम्युनिकेशन। काइंड ऑफ साइटोकाइन इंक्लूड इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC। तो पहली जो टाइप है किसकी, साइटोकाइन की, तो साइटोकाइन की टाइप जो पहली है वो है इंटरल्यूकिन, ओके। और दूसरी टाइप है लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट होंगे उसको प्रोड्यूस कौन करता है, लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। उसके बाद आता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरफेरॉन, दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस, ओके। सो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन्स बनाती है। सो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें वायरल इन्फेक्शंस के, क्लियर। अब आता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल अक्वायर आफ्टर बर्थ, मतलब ये इम्यूनिटी हमें बर्थ के बाद में मिलती है, एंड इट इज स्पेसिफिक एंड मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स और बोथ, मतलब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट अलग अलग रिस्पॉन्स करती हैं, और ये हमें किसके थ्रू मिलती है, ये मिलती है एंटीबॉडीज के थ्रू और लिम्फोसाइट और या फिर दोनों के थ्रू, और ये किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर हार्मलेस बना देते हैं, मतलब पैथोजन को हार्मलेस बना देते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली रिलीव्स द विक्टिम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज बट ऑल्सो प्रिवेंट इट्स फर्दर अटैक इन द फ्यूचर, मतलब जो हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये पहली बार तो हमें इन्फेक्शन से बचाएगी ही, साथ में उसी इन्फेक्शन से फ्यूचर में भी हमें ये सेव करती है। द मेमोरी सेल्स फॉर्म्ड बाय बी सेल, बी का मतलब बोन मैरो, ठीक है, एंड
टी सेल, टी का मतलब है थाइमस ग्लैंड। सो द मेमोरी सेल फॉर्म्ड बाय बी सेल एंड टी सेल आर द बेसिस ऑफ दिस acquired immunity or adaptive immunity. Thus, acquired immunity consists of two specialized cells called B and T lymphocytes along with the antibodies. जो B सेल है वो एंटीबॉडी बनाते हैं, जो T सेल है वो B की हेल्प करते हैं। ओके, सो अब बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। सबसे पहला है कि स्पेसिफिसिटी है इसकी, इट इज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये रिकॉग्नाइज कर सकती है एडेप्टिव इम्यूनिटी कि कौन सा पैथोजन पर्टिकुलर हमारे अंदर आया है और उसको कैसा रिस्पॉन्स करना है। दूसरा है इसकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, इट कैन रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल। मतलब इसके पास बहुत बड़ी एबिलिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास कि ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं सब्सटेंसेस को, उन्हीं पैथोजन को डिजीज किल करती है जो हमें डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन अवॉइड रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल। मतलब जिस होस्ट के अंदर जो होस्ट के खुद के बेनिफिट वाले सेल्स हैं उनको ये अटैक नहीं करती, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है। मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नॉन सेल्फ जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उन्हीं सेल्स को किल करती है, बट बेनिफिशियल को, होस्ट के खुद के सेल को किल नहीं करती। ओके, सो नेक्स्ट है मेमोरी। व्हेन इम्यून सिस्टम एनकाउंटर अ स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एलिमिनेट द इन्वेडर। मतलब पहली बार जब कोई पैथोजन हमारे अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स करता है उसके प्रति, मतलब उसके अगेंस्ट, और उस इन्वेडर को, उस पैथोजन को बॉडी में से रिमूव करता है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर। ओके, द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी। पहले एनकाउंटर की मेमोरी को हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा के लिए याद रखता है। एज ए रिजल्ट सेकेंड एनकाउंटर अकर मोर क्विकली एंड अबंडेंटली दैन द फर्स्ट एनकाउंटर। मतलब जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन वापस हमारी बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो सेकेंड रिस्पॉन्स हमारा बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मेमोरी हमारे अंदर पहले से पड़ी है कि वो पैथोजन हमें क्या कर सकता है और हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। मतलब जितने भी ये सेल हैं हमारे बी सेल, टी सेल, ये बनते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है वो वाला सेल जो किसी भी और सेल को बना सके। ओके, और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल प्रेजेंट होता है बोन मैरो के अंदर। प्लूरीपोटेंट मीन्स अ सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैन फॉर्म either myeloid stem cell or lymphoid stem cell. So these are the types of stem cells जो बनाई जाती हैं प्लूरीपोटेंट सेल के द्वारा। पहली है माइलोइड, दूसरी है लिम्फोइड। जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं वो बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर मोनोसाइट्स को, मैक्रोफेजस एंड ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल एंड बेसोफिल। ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ओके, और जो लिम्फोइड स्टेम सेल हैं वो बनाते हैं आरबीसीज को, प्लेटलेट्स को, बी सेल को, टी सेल को एंड नेचुरल किलर सेल को। तो ये हो गए दोनों के फंक्शन, माइलोइड के और लिम्फोइड स्टेम सेल्स के। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल हैं वो स्टेम सेल आगे जो मैच्योर होते हैं वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं, या तो थाइमस में, जहाँ होते हैं बोन मैरो के अंदर ही। तो जो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होंगे वो बनाएंगे लिम्फोइड सेल, ठीक है। वो लिम्फोइड सेल जो है वो हो सकते हैं बर्सा इन द बर्ड्स में और बोन मैरो में एंड पेयर पैचेस में इन द ह्यूमन, ठीक है। तो बर्ड्स में ये बर्सा पार्ट के अंदर होते हैं, ह्यूमन में बोन मैरो के अंदर ही, जहाँ फिर पेयर पैचेस ऑफ द ह्यूमन, पेयर पैचेस होते हैं इंटेस्टाइन का पार्ट। तो उसके अंदर ये बनाएंगे बी सेल्स, ठीक है, और ये स्टोर होंगे प्लाज्मा सेल की फॉर्म में और ये बनाएंगे एंटीबॉडीज।
सो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कुछ सेल थाइमस के अंदर जाकर मैच्योर होते हैं। थाइमस एक ग्लैंड है, तो ये बनाएंगे टी लिम्फोसाइट। टी एल का मतलब है टी लिम्फोसाइट। ये भी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। या फिर ये बनाएंगे इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल के आगे टाइप्स हैं टी एच, एच का मतलब है हेल्पर, तो ये होंगे हेल्पर टी सेल। दूसरा टी सी मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और तीसरे होते हैं टी एस यानी कि सप्रेसर। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे एस आएगा, तो एस होता है सप्रेसर टी सेल्स। जो बी सेल होते हैं ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी, ठीक है। और जो टी सेल होते हैं वो बी सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज की बनाने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर सके, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। क्लियर। सो सिमिलरली इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व द टी सेल वर्सेस बी सेल। तो कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। जो दोनों का ओरिजिन है वो सेम हीमोपोइटिक सेल से होता है, मतलब स्टेम सेल से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बोन मैरो में। उसके बाद इनकी डिफरेंशिएशन होती है इनटू द बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। तो दो डिफरेंट चेक पॉइंट्स के बाद में फाइनली ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं बी सेल बन रहा है, और नीचे आप देख पा रहे हैं हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो जो हेल्पर टी सेल मैंने आपको बताया वो सिर्फ हेल्प करेंगे बी सेल्स की, और जो किलर टी सेल है वो अपने तरीके से काम करेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको, साइटोटॉक्सिक एंड सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। ये हो गया इसका डेवलपमेंट टी एंड बी सेल्स का। दिस वाज ऑल अबाउट इनेट एंड अडेप्टिव और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।